हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संगीता अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1000 साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी उसका पार्ट नंबर 4 लेकर आई हूँ। मैंने इस पार्ट में वो सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और इसके सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ओम मीटर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर उपकरण का प्रयोग विद्युत आवेश को मापने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत विक्षेप की दिशा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपकरण का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। स्टेपिस मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। इसी प्रकार इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी वह सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो हम कह सकते हैं कि फीमर जो कि जांग में पाई जाती है शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी मानी गई है। और एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं कि कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है जो कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इन तीनों में से सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। पास्कल दाब के एसआई मात्रक को कह सकते हैं। पास्कल पास्कल दाब के एसआई मात्रक को कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि वेबर हो गया, वेबर चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट मानी गई है। इसी प्रकार हेनरी जो कि प्रेरकत्व की एसआई यूनिट होती है। अब यहाँ पे नाम आया दाब। दाब एक अदिश राशि है। दाब को अदिश राशि माना गया है। ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे नाम आया तंत्रिकाएं कोशिकाएं। तंत्रिकाएं कोशिकाएं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि मनुष्य के तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है और इसका जो कार्य होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रण करना होता है। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। मतलब सभी जटिल प्राणियों का जो शरीर होता है वो केवल 4 प्रकार के टिश्यू, ऊतकों को हम टिश्यू भी कह सकते हैं, ऐसे मिलकर बना होता है। वो 4 प्रकार के टिश्यू हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक हो गया उपकला, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं जिनसे प्राणियों का शरीर मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी जो खोज की गई थी वो 1683 में की गई थी। कई एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि ल्यूवेनहुक को किस विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ल्यूवेनहुक है इसे जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो कि शरीर के जैसे कि डार्क और सफ़ेद जो रंग होता है शरीर का तो वो उसके लिए उत्तरदायी माना गया है। मेलानिन पिगमेंट को त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन में सहायता करता है? तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। जाइलम पानी परिवहन में सहायता करता है। मतलब कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा ही होता है। यह जल को जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जाइलम। और अब हम इसमें कह सकते हैं इसी तरह एक और होता है फ्लोएम। फ्लोएम से रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो पौधों की पत्तियों से भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम ये दोनों इनको टिश्यू माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या तृष्णा
बनने का मुख्य कारण क्या है? मतलब मरीचिका को हम मिराज भी कह सकते हैं। तो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या माना गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या हम इसे कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। कई एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये थी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरबीन। दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्त्राव करती है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्राव करती है। कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका क्या कार्य है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है, और जो इंसुलिन का जो कार्य होता है वो शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम होता है। तो ये थी कुछ इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑटोसोम होता है, तो ऑटोसोम क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ऑटोसोम एक लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र होता है। जैसे कि दो होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ये दोनों ही, जैसे ऑटोसोम को हम अलिंगी गुणसूत्र भी कह सकते हैं, जो कि 22 जो कि जोड़ों में दिखते हैं और जो 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों के ही समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम एलोसोम बोलते हैं, जो कि लिंगी गुणसूत्र या सेक्सुअल क्रोमोसोमों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं, जैसे जो 23वां जो जोड़ा होता है उसे हम एलोसोम कहते हैं, वो नर में तो पाया जाता है 44 प्लस XY, जो कि नर के लिए उत्तरदायी है, और मादा के लिए मतलब कि 44 प्लस XX। तो ये इस मतलब ये नारी के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर व्यक्ति का रुधिर वर्ग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओ समूह। मतलब ओ समूह वाले जो रक्तदान होता है वो रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदान करने के लिए मतलब सर्वग्राही या सर्वदाता बोल सकते हैं हम इसे। सर्वग्राही तो नहीं कह सकते, सर्वग्राही तो हमारा जो AB नेगेटिव होता है उसे हम सर्वग्राही कहते हैं, लेकिन जो O पॉजिटिव समूह होता है उसको हम सर्वदाता कहते हैं। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो निकोटीन जो कि एक पॉइजन पदार्थ होता है तंबाकू के धुएं में शामिल होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विषाणु या हम इसे कह सकते हैं वायरस, जो कि पोलियो और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण बनता है। तो इसी प्रकार वायरस से रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायरस से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वायरस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो जैसे कि पोलियो हो गया, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया,
एटसेट्रा, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केशिकीय घटना या केशितव की घटना कह सकते हैं। तो केशितव घटना या केशीय घटना लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ने का कारण माना गया है। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।